हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक का अपने गद्य खंड में से 10 चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखा है और बड़े ही आसान शब्दों में उसे हल करने की कोशिश किया है ना। अगर आप लोगों ने पिछले सारे चैप्टर को नहीं देखा है तो जा करके हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम करीब आ रही है तो अब थोड़ा फुर्तीले हो जाइए सब प्रिपरेशन में अपना, और कोशिश कीजिए सेट मारने की। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, और बाकी जो मैं बता रहा हूँ, जो वीवीआई करता हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, उसे बड़ा ही जोर शोर से अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सवाल आएंगे जो मैं वीवीआई कर रहा हूँ, वो सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो मिस ना कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने एक नए चैप्टर के सभी सवालों के जवाब को देंगे और बड़े ही आसान शब्दों में कोशिश करते हैं देने की। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल है, डायरी क्या है? ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसको हम बोलते हैं VVI। क्या बोलते हैं? VVI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर है, डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभव का ब्यौरा है, जिसे वह बड़े ही सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी से जहां हमें लेखक के समय की उथल पुथल का पता चलता है, तो वही उसके निजी जीवन की कठिनाइयों का भी पता चलता है। ठीक है, तो डायरी क्या है? तो डायरी एक तरह की दैनिक जीवन में घटने वाली जो घटना होती है, दुख सुख, है ना। अगर वो कहीं भ्रमण पे गया है या परिवार के साथ कोई घटना घटी हो, उसके जीवन में कुछ खुशियाँ आई हो, दुख आया हो, तो उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एक खाता में लिखते हैं, जिसे बोलते हैं डायरी। ठीक है, समझ में आई बात? आइए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल देखिए है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो उत्तर है, डायरी जीवन का दर्पण है। यानी हम लोग के जीवन में जो कुछ भी होता है उसे ही हम लोग डायरी में लिखते हैं ना, उसी चीज़ को लिखते हैं, ना कि और भी कुछ चीज़ों को लिखते हैं, नहीं ना। तो डायरी क्या है? जीवन की दर्पण है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज़ पर उतारता है। डायरी का लिखा जाना वाकई में मुश्किल है, क्योंकि इसमें सभी घटित घटनाओं को बिल्कुल सही सही रूप में वर्णित करना होता है। डायरी में लिखित सभी बातें सच्ची होनी चाहिए। इसके अलावा डायरी में लिखे शब्द और अर्थ में उदासीनता कम रहती है ना। जब आप डायरी लिखते हैं तो आपको इसमें सच्ची घटनाओं के बारे में लिखना होता है। मतलब आप कोई भी मतलब ऐसे ही अपने मन गढ़ंत कहानियों को लिख देंगे तो वो डायरी नहीं कहलाएगा, है ना। डायरी में उन चीज़ों को लिखा जाता है जो आपके जीवन में वास्तविकता में हुई हो, है ना। आपके जीवन में वाकई में वो घटना घटी हो, आपने जो डायरी में लिखा है उस चीज़ को आपने अनुभव किया हो, तो ऐसे चीज़ों को डायरी में लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये लिखा जाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अर्थ में और शब्द के बीच में उदासीनता बहुत कम होती है ना, इसलिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों? उत्तर देखो, आप जब ये बुक पढ़ोगे इस कहानी को, तो इसमें जो डायरी लिखा गया है वो तारीख के हिसाब से लिखा कि हाँ फला तारीख को उसने यहाँ वहाँ पे भ्रमण किया, फला तारीख के साथ उसके साथ वैसा घटना घटा है। तो अलग अलग तारीख के हिसाब से जब डायरी लिखा था, तो जैसे आज मान के चलो क्या, आज जैसे कि 2 तारीख है, तो डायरी में लिखता हूँ अगर, तो क्या लिखूँगा? 2 तारीख, है ना, दिसंबर महीना
2024 लिखा, फिर आज जो मेरे साथ घटना घटी है उसके बारे में लिखूंगा, है ना। तो उसी तरह से जब भी डायरी लिखता है इंसान तो उसमें मेंशन करता है तारीख को, जगह को और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो कहानी हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें क्या हुआ कि बहुत से अलग अलग तारीख के दिए हुए थे और उन तारीख में अलग अलग घटनाएं लेखक के साथ घटी हुई थी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब आप इस डायरी को पढ़ रहे थे तो आपको इसमें कौन से सबसे ज़्यादा प्रभावी लगा और क्यों लगा। तो मुझे जो बाबू लगा है उसके हिसाब से मैं उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है। उत्तर में है, मुझे 30 अगस्त 1976 की लिखी गई डायरी सबसे प्रभावी लगी, ठीक है। अब क्यों लगी, इसमें लेखक एक 7 साल की लड़की का वर्णन करते हैं। वो लड़की सेब बेचती थी, लेखक उस लड़की का वर्णन बड़े भावनात्मक तरीके से करते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसमें आप और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें। जो लड़की थी वो बड़े ही कम उम्र में अपने पेट चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए क्या करती है, सेब बेचती है, जो कि उसके पढ़ने लिखने की उम्र होती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करती है, अपने घर को संभालने के लिए वो सेब बेचती है और मेहनत करती है। ये एक भावात्मक और भावुक वाला दृश्य आपके सामने आ सकती है ना। आप जब आसपास में आप जाते होंगे, अपने बस्तियों में घूमते होंगे, देखे होंगे बहुत से छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार को देखने के लिए, परिवार की मजबूरियों को दूर करने के लिए मेहनत करते हैं, है ना। बहुत से लोग छोटे छोटे उम्र में काम करते हैं। जैसे कि आपके गांव में अगर किसी का घर बन रहा हो तो देखेंगे राज मजदूरी में काम कर रहा हो, है ना। खुद की अगर जिसका ज़मीन नहीं है तो दूसरों की ज़मीन में जाकर के फसल उगाई के वक्त में धान रोपने का काम करता है ना, बोझा ढोने का काम करता है। जिससे क्या होता है, उसकी घर की थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है ना। लेकिन वो उम्र क्या होता है उसका, पढ़ने का, लिखने का, खेलने कूदने का, है ना। तो जब आप ऐसे दृश्य को देखते हैं तो क्या होता है, अंदर से एक अलग ही भावना जाती है ना। तो इसलिए इस लड़की की जो जिक्र करते हैं लेखक, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा भावुक करती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई और भी चीज़ लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी डेट को लिखें। अगर आपने पढ़ा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे अच्छा लगता है। आप भी चाहे तो इसे लिख ले, मार्क्स आपको वही मिलेगा, ठीक है। डायरी के इन अंशों में मलयज की गहरी संवेदना घुली है, इसे प्रमाणित करें। देखिए उत्तर, डायरी के इन अंशों में मलयज का गहरी संवेदना घुली है, यह बात पाठ के शुरू में ही मालूम पड़ जाती है। भाई कैसे, देखो, जब लेखक हरे भरे पेड़ पौधे के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, लेखक प्रकृति के प्रति गहरी संवेदना और लगाव प्रकट करते हैं। उनका यह लगाव तब भी जाहिर होता है जब वे खेत की फसलों की तुलना व्यक्ति से करते हैं। लेखक इतना संवेदनशील व्यक्ति है कि जब उनकी चिट्ठी नहीं आती तो वह बहुत दुखी हो जाते हैं। जब भी वह किसी से मिलते हैं तो अपनापन की भावना से मिलते हैं। जब लेखक सेब बेचती हुई लड़की को सेब बेचते हुए देखते हैं तो उन्हें पीड़ा का अनुभव होता है। लेखक डायरी में अपने डर को भी व्यक्त करते हैं, ठीक है। लेखक बड़ा भावुक हो जाता है बहुत से चीज़ों को देख करके, है ना, और अपने आसपास की प्रकृति को देख करके वो ज़्यादा ही संवेदनशील हो जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को वो क्या करता है, अपने डायरी में लिखता है, जिसके जरिए हम लोगों को पता चलता है ना कि लेखक की कैसा स्वभाव का था, वो लोगों के प्रति कैसे सोच रखता था, प्रकृति के प्रति कैसे सोच रखता है। ये हमें किससे जानकारी मिली, तो डायरी से मिली ना। डायरी लिखना एक बहुत अच्छी आदत है, अगर आप में से किसी को है तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को डायरी लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी आदत है। अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश कीजिए लिखने की, ये यादें होती है ना। चलिए अगला सवाल है, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैं इसे बोलता हूँ VBI, क्या बोलता हूँ मैं इसे, VBI, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, व्याख्या करें। ये 5 नंबर में आता है बाबू, कितना नंबर में आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, इसकी व्याख्या करना है। देखो दोस्तों, इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, पहले संदर्भ लिखेंगे, इस लाइन के बारे में लिखेंगे कि इसे कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, संदर्भ में इन सब चीज़ों को लिखा जाता है, ठीक है, और उसके बाद व्याख्या की जाती है, ठीक है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति मलयज लिखित हंसते हुए मेरे अकेलापन शीर्षक डायरी से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में समर्थ लेखक मलयज के
10 मई 1978 की डायरी है की है। इस पंक्ति में लेखक मलेज ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति यथार्थ में जीता भी है और यथार्थ में को रचता भी है। ठीक है, देखिए व्याख्या क्या है, समझते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताता है कि जीवन को जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है ना। वह इन संघर्षों को जीता है। यदि संघर्ष ना रहे तो जीवन का कोई मोल ही नहीं हो। मनुष्य इन यथार्थों के सहारे जीवन जीता है। वह इन यथार्थों को भोग भी करता है और भोग करने के दौरान उनकी सर्जना भी कर देता है। संघर्ष को जन्म देती है। कहा गया है गति ही जीवन है और जड़ता मृत्यु। इस प्रकार आदमी यथार्थ को जीता है। ठीक है, ये हमारा बेबी है। ठीक है, आइए अगला सवाल। इस संसार की संप्रीति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। उत्तर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति मलियस लिखित हंसते हुए मेरे अकेलापन शीर्षक पाठ से ली गई है ना। लेखक इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहता है कि मनुष्य का संसार से जुड़ना एक रचनात्मक कार्य है। ठीक है, व्याख्या में क्या है देखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति में समर्थ लेखक मलियस के अनुसार मानव का संसार से जुड़ा होना निहायत जरूरी है। मानव संसार के अमानों का उपभोग करता है और उसकी सर्जना भी करता है। मानव अपने संसार का निर्माण स्वयं है ना। वो अपने संसार की निर्माता खुद है ना। वो जिस तरह से अपने आप को रचना चाहेगा उसी तरह से अपने आप को जिएगा। अगर वो चाहता है कि हाँ मुझे नौकरी करना है तो वो नौकरी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिएगा। अगर वो चाहता है कि नहीं मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो अपनी ज़िंदगी अब लाइफ स्टाइल को बिजनेसमैन की तरह रखेगा। जैसे कोई चाहता है कि नहीं मुझे शिक्षक बनना है तो अपने लाइफ स्टाइल को कैसा रखेगा, शिक्षक की तरह रखेगा, उसके जैसा व्यवहार रखेगा, है ना। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका व्यवहार उसके आसपास की प्रकृति कैसी होती है, डॉक्टर की जैसी होती है ना। वही बोल रहा है। ठीक है, इस कर्म के बिना यहाँ वह भी अपने संसार को जीता है और भोगता है। इस जुड़ाव के कारण मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार रचनाएं करता है। इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। अर्थात मनुष्य संसार से जुड़ाव के कारण रचनात्मक कार्य करता है और उसमें मानवता का भाव जागृति होता है। ठीक है, बोलो ना। इंसान जिस तरह का जीना चाहता है उसी तरह के उसके आसपास की प्रकृति हो जाती है, उसके आसपास की वातावरण उसी तरह के हो जाती है ना। समझ में आई बात। ठीक है, अभी आप लोग क्या हो, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो एक विद्यार्थी बन करके, है ना। तो आपके आसपास की माहौल कैसे होने चाहिए, एक विद्यार्थी जीवन की तरह डिसिप्लिन में, है ना। सिर्फ पढ़ाकू नहीं होना चाहिए, स्मार्टनेस की तरफ भागो। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अगर मिल जाए तो सफलता पक्की है। जो सिर्फ हार्ड वर्क करेगा, मैं ये नहीं करूँ वो सफल नहीं होगा, सफल होगा लेकिन उसकी चाल धीमी होगी। लेकिन जो सिर्फ स्मार्ट वर्क करेगा उसकी चाल तो स्पीड होगी, वो सक्सेस को पा लेगा। ठीक है, लेकिन उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर वोट नहीं पाएगा। इसलिए स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है अभी, टेस्ट लगाने की, एक दूसरे से वार्तालाप करने की, क्वेश्चन डिस्कस करने की, है ना। ये होती है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क में आप क्या करोगे कि आप वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और अभी लोग बहुत ज़्यादा जो हार्ड वर्क सिर्फ करना चाह रहे हैं, क्या करेगा, सिलेबस को एक बार पूरा ख़त्म कर लिया फिर से ख़त्म करेगा। वो रिवाइज तो कर रहा है लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो उस हिसाब से वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा। 10 बार किसी किताब को ख़त्म कर देना ये स्मार्ट वर्क नहीं होता है। आप रटंत विद्या कर रहे हो यार। आप एक बार जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करो थोड़ा थोड़ा करके, सेट लगाओ, देखो नंबर भाग जाएगा आपका, एकदम इंक्रीज होते हुए जाएगा, है ना। आइए देखते हैं अगला सवाल। धरती का क्षण से क्या आशय है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, देखेंगे। लेखक कविता के मूड में जब डायरी लिखते हैं तो शब्द और अर्थ में मध्य की दूरी अनिर्धारित हो जाती है। धरती का क्षण से लेखक का आशय है कि जिस क्षण शब्द और अर्थ मिलकर रचना का रूप ग्रहण करता है
यह क्रिया धरातल पर ही होती है, कहीं अंतरिक्ष में नहीं। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला सवाल। दिस इज VVI। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? दिस इज VVI। ठीक है, देखिए, भोगा हुआ यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस रचे हुए यथार्थ का एक हिस्सा दूसरे को दे देता है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है, यानी कि एक के होने से ही दूसरे का होना है। अगर इंसान किसी यथार्थ को रचेगा नहीं तो उसे भोगेगा नहीं, है ना। और जो इंसान जिस यथार्थ को भी भोग रहा है, इसका मतलब है उसने उस तरह से अपने तैयारी करी थी, है ना। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हुए है ना। यानी कि जो भी आप भोगोगे वो पहले आपने रच रखा है ना। यानी कि अभी आप जो रच रहे हो वो आने वाले टाइम में क्या करोगे, भोगोगे। यानी अभी आप कंस्टिट्यूएंस के साथ पढ़ रहे हो, है ना, मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ रहे हो, तो आपका आने वाला जो यथार्थ है वो कैसा होगा, एक सफल होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन आप अभी क्या कर रहे हो, डिबिल मार रहे हो, 1 2 का 4 कर रहे हो। ठीक है, तो आने वाला यथार्थ आपका कैसा होगा, समय कैसा होगा, रिजल्ट गिर जाएगा, है ना। मैं डरा नहीं रहा हूं यार, मैं रियलिटी दिखा रहा हूं, सीधी सी बात है। जो पढ़ेगा रिजल्ट उसका अच्छा आएगा, जो नहीं पढ़ेगा रिजल्ट नहीं आएगा, है कि नहीं, वही बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपने अभी जो किया है वो कल आप पाएंगे, और अभी जो आप पा रहे हैं वो आपने कल कर चुका है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही बताते हैं ये। ठीक है, आइए अगला सवाल। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं? आंसर देखिए इसका है, लेखक के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है। सुरक्षा मुश्किल का डट कर सामना करने में, लड़ने में, पिसने में और खटने में है ना। लेखक अपनी डायरी अपने सभी अनुभवों के रूप में देखना चाहता है। वह चाहता है कि डायरी में उसके जीवन के सभी अनुभव व्यक्त हो। ठीक है, इसमें 2 सवाल है, तो आपको ये सवाल एग्जाम में हो सकता है कितना पूछे, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। दूसरा ये पूछ सकता है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। ठीक है, इसमें 2 सवाल है। तो पहला पार्ट जो है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, ये सवाल ज़्यादा करके आती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर जो है बाबू आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, कि सुरक्षा कहाँ है, तो सूरज की रोशनी में है, मुश्किलों से लड़ने में है ना, मेहनत करने में है, अपने आप को सफल बनाने में है ना। सुरक्षा आपको कहाँ मिलेगी, जब आप सफल नहीं हो तो आपको सफल सुरक्षा मिलेगी ही नहीं, है ना। एक गरीब इंसान सुरक्षित होता है? बिल्कुल नहीं। उस पे या तो प्राकृतिक आपदा है, मानवकृत आपदा है ना, या तो एक के अमीर आदमी गरीब को सताए, है ना। ऐसा ही होता है ना, जो सफल नहीं है उसके साथ क्या होती है, ऐसा ही है। सुरक्षित है वो नहीं है ना। तो सुरक्षा कहाँ है, तो सूरज की रोशनी में। सूरज की रोशनी मतलब सफल होने में, चमकने में। ठीक है, आइए अगला सवाल। डायरी के इन अंशों से लेखक के जिस मूड का अनुभव आपको होता है उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। देखिए, प्रस्तुत डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी में लेखक के कई मूड हमें प्रकलित होते हुए दिखाई देते हैं। जब वो डायरी लिखते हैं अलग अलग डेट में, तो वो हर डेट में कुछ अलग अलग तरह के अनुभव को शेयर करते हैं। कभी डरता हुआ, कभी उदासीनता के साथ लिखते हैं, तो कभी अपने खुशहाली को व्यक्त करते हैं, है ना। तो वही अलग अलग मूड ये दिखाते हैं। ठीक है, डायरी में मेरे क्रम की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी मलीज प्रकृति के प्रति अपनी भावना यानी मूड है। लेखक का मूड अपने से संबंधित सजइयों को उजागर करने का है। वह बड़े ही सामान्य मूड में सभी क्रियाकलापों का वर्णन करता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल।
अर्थ स्पष्ट करें। एक कलाकार के लिए निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और खुद ठंडा हो। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ लिखना है। देखिए, लेखक मल्यज ने अपनी डायरी में एक कलाकार की मनोदशा का चित्रण प्रस्तुत पंक्ति में की है ना। लेखक का कहना है कि एक कलाकार के लिए ज़रूरी है उसके दिल में आग हो, उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, साथ ही एक कलाकार दिमाग से शांत प्रकृति का हो। एक कलाकार के लिए ठंडे दिमाग का व्यक्ति होना अनिवार्य है। एक कलाकार का सही चित्रण लेखक ने यहाँ किया है ना। लेखक के अंदर बोलता है कि जो कलाकार होता है उसके अंदर कुछ करने की मतलब कि लालसा हो, तड़प हो, बेचैनी हो, लेकिन दिमाग से क्या हो, शांत हो ना। दिल में अपनी आग रखे हो अपने मंजिल को पाने के लिए, लेकिन दिमाग से क्या हो, शांत हो। आप मान के चलो अपने जुनून को रखो कि हाँ भाई मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, आप कर भी रहे, ठीक है, लेकिन आप दिमाग से क्या हो, गुस्सैले हो, भड़कीले हो, तो क्या होगा, ये जो दिमाग अगर आपका ज़्यादा गुस्सापन में रहेगा तो क्या होगा कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए अपने अंदर जुनून रखना है लेकिन दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। अब बहुत बार देखेंगे कि आप बहुत इजीली काम को, बहुत से मतलब कि टफ काम को क्या करोगे, आप दिमाग शांत रख करके बड़े आसानी से कर लोगे, लेकिन बहुत आसान वाला काम को क्या करोगे, दिमाग अगर जब आपका गुस्सा है तो उसको नहीं कर पाओगे, है ना। तो यही बोलता है कि एक कलाकार के अंदर कुछ कर गुजरने की आग होनी चाहिए, लेकिन खुद को और खुद के दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, यानी गुस्से से दूर रखना चाहिए, है ना। यही बताते हैं, ठीक है। आइए हमारा अगला सवाल है, चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था। उत्तर है, चित्रकारी की किताब में लेखक ने यह रंग सिद्धांत पढ़ा था कि शोक और भड़कीले रंग संवेदना को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं और उतनी ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं, है ना। दिस इज ए नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर मैं समझाता। देखो, लेखक बताता है कि वो पढ़ते हैं रंग सिद्धांत को, बोलते हैं कि देखो भाई, शोक और भड़कीले रंग मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला रंग जो होता है वो इंसान को बड़ा जल्दी अपने तरफ आकर्षित तो कर लेता है। मतलब कि अब बहुत से ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस में देखोगे कि बहुत से जैसे कि रेड कलर हो गया और भी बहुत सा कलर जो हो गया एकदम कॉन्ट्रास्ट लाइट कलर में जो होता है वो आपको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित तो करेगा, ठीक है, लेकिन उतना ही जल्दी वो कलर जो होता है वो क्या होता है, आपको अपने से फिर दूर कर देगा, ठीक है। फिर आपको वो कलर ज़्यादा देर तक पसंद नहीं आएगा ना। भड़कीला रंग जो होता है वो आपको जितना जल्दी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा, उतना ही जल्दी आपको नीचे की तरफ लेके चल जाएगा, यानी अपने से दूर कर देगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 11 जून 1978 की डायरी में से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है, अपने शब्द में लिखिए। देखिए 11 जून 1978 की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध में पता चलता है कि शब्द और अर्थ के बीच तब सॉरी यहाँ पे क्या है, तटस्थता कम रहती है, ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग सही कर देंगे, ठीक है। तटस्थता कम रहती है जब लेखन किया जाता है तो शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चले जाते हैं। शब्द और अर्थ का संगम ही धरती का क्षण होता है। देखिए अगला सवाल है, रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान देंगे। रचना VVI, ठीक है, रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है। आंसर देखिए, लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे ज़रूरी बताता है। आपका पहला पार्ट का आंसर ज़्यादा करके सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो ये आंसर ध्यान में रखेंगे थोड़ा, ठीक है। लेखक रचना और दस्तावेज के फ़र्क को स्पष्ट करते हुए कहता है कि मैं जो कुछ लिखता हूँ वह सब का सब रचना नहीं होता है, यानी मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो सब मतलब मेरे साथ घटा हुआ नहीं होता है। मैं जो कुछ भोगता हूँ उन सब में रचना के बीज नहीं होते, यानी भोगे हुए अनुभव के जो अंश लेखक के साथ चलते हैं वही रचना है। यानी जो वो अपने जीवन काल में जो भोगता है, जो कुछ उसके साथ घटना घटती है, वही क्या होती है, उसकी रचना होती है, ठीक है। लेकिन सभी रचना जो होते हैं वो उन्होंने भोगा है,
ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी उनका अधिकतर जो रचना है, जो कुछ भी लिखे लिखे हैं वो उनका अनुभव है। ठीक है, लेकिन जो वो लिख रहे हैं वो सब का सब अनुभव उनका नहीं है। ठीक है, देखिए बोलता है शेर सिर्फ दस्तावेज है, यानी बाकी सब चीज़ें जो है वो क्या है, दस्तावेज है, मतलब एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन यह दस्तावेज रचना के लिए जरूरी है, क्योंकि दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यही रचना को पैदा करने वाली उपजाऊ मिट्टी है। बोलता है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ ना, वो सब चीज़ जो है मैं भोगा हूँ। ठीक है, मैं जो भोगा हूँ वही लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जितना भी लिखा हूँ वो सब कुछ मैं भोगा हूँ, ऐसी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। बोलते हैं कि जो मैं लिखता हूँ वो रचना तो है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है, सिर्फ एक दस्तावेज है। ठीक है, बोलता रचना के लिए जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होती है, दस्तावेज, यानी कि प्रूफ। ठीक है, देखिए अगला सवाल, लेखक अपने किस डर की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। लेखक अपने किस डर की बात करता है, इस डर की खासियत क्या है। अपने शब्दों में डायरी में दो तरह के डर का प्रयोजनों को क्या लिखे हैं यार, प्रयोजनों को खोने का बताया गया है। ठीक है, देखिए इसमें उत्तर है, लेखक डर को अपने जीवन का केंद्रीय अनुभव बताता है। उसे बुरी बुरी बीमारियों का डर है। यह घर के किसी सदस्य के देर तक वापस ना आने से उत्पन्न आशंकाओं का डर सताता रहता है। इस डर की खासियत यह है कि इसके कारण लेखक घंटों तनाव से गुजार देता है। उसका हृदय बहुत तेज धड़कने लगता है और मुख से प्रार्थनाएं निकलने लगती है। ऐसा उसके मन में आने वाली तरह तरह की अप्रिय कल्पनाओं के कारण होता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने शायद पूरा टैप करने में शायद मिस्टेक किया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नोट्स से प्रोवाइड कराऊंगा तो आप लोग उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने चैप्टर 11 के भी सभी सवालों को देखा है ना, और कुछ सवाल थे जिसको शायद और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो आप लोग ध्यान से रखेंगे। ठीक है, और बाकी जब मैं इम्पोर्टेंट सवाल का एक मैराथन कराऊंगा तो उस पर ध्यान रखेंगे आप लोग, उसे मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और बड़ा जल्द ही मैराथन होने वाला है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज के हम लोगों ने जितने भी सवाल थे उसे बड़े अच्छे तरीके से करा है ना। तो चलिए आने वाला वीडियो आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।